तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 में आई मूवी कहानी को। इसमें एक औरत की कहानी है जिसका पति खो गया है, तो पेट से होने के बाद भी वो कोलकाता की सड़कों पर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। पर धीरे धीरे खुलते हैं ऐसे राज कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लैब में एक आदमी चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो कोई केमिकल डालता है जिसकी महक से चूहा तुरंत मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेट्रो में एक आदमी एक बैग ढूंढ रहा होता है जिसमें कुछ था। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी एक औरत के बैग से दूध वाली बोतल गिर के टूट जाती है जिसमें वही जहरीला केमिकल था। उस केमिकल की महक से थोड़ी ही देर में मेट्रो के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा मेट्रो हादसा बन जाता है। वो आदमी इसी केमिकल बोतल को ढूंढ रहा था जो कि अब वो भी मारा गया। अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि विद्या नाम की एक गर्भवती महिला लंदन से कोलकाता आई होती है अपने पति अर्नब को ढूंढने। ये वो समय था जब दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थीं, तो हर जगह उसे भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है। विद्या और अर्नब दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अर्नब एनडीसी में काम करने भारत आया था। उसने कहा था कि काम खत्म होते ही वो लंदन वापस आ जाएगा, पर कई दिन बीत गए लेकिन वो आया नहीं और फोन भी नहीं लग रहा था। तो विद्या उसका पता लगाने इंडिया चली आई। विद्या सीधे पुलिस स्टेशन जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है पुलिस ऑफिसर राणा से। तो वो उसे अपनी सारी बात बता देती है कि क्या दिक्कत है। दरअसल अर्नब विद्या को छोड़कर आना नहीं चाहता था, लेकिन विद्या ने ही उसे फोर्स किया कि काम मिल रहा है तो जाओ। पर अब वो गायब हो गया तो वो खुद से भी गुस्सा थी कि ना कहती तो सही रहता। विद्या उस होटल का पता बताती है जहां अर्नब ठहरा हुआ था, तो राणा उसे लेकर जाता है। वहां पता चलता है कि अर्नब नाम का कोई भी वहां कभी रहने ही नहीं आया। विद्या गुस्साने लग जाती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो कुछ बातें बताती है जैसे कि होटल में क्या चीज कहाँ रखी है। तो इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि अर्नब वहां था, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। विद्या जिद करते हुए उसी रूम में रहने का सोच लेती है जिस रूम में अर्नब रहता था। रूम आकर विद्या को अपने पति की याद सताने लग जाती है तो वो फूट फूट के रोती है। उस होटल में विष्णु नाम का एक छोटा बच्चा काम करता था जिसकी मासूमियत देख विद्या की उससे दोस्ती हो जाती है। अब विद्या एनडीसी की एचआर मैनेजर एग्नेस से मिलती है, तो वो भी यही कहती हैं कि अर्नब नाम का कोई भी इंसान यहाँ काम करने नहीं आया। वो उसे अर्नब की फोटो भी दिखाती है, लेकिन तब भी उनका जवाब वही होता है। विद्या बताती है कि अर्नब के चाचा एक जगह रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट घर नहीं पता था, तो वो लोग वहां जाते हैं उनका पता लगाने। विद्या को अर्नब का स्कूल दिखता है जिसका मतलब कि चाचा का घर भी आसपास होगा, पर अफसोस उन्हें उनका घर कहीं नहीं मिलता। उधर एग्नेस को अर्नब की फोटो देख के मिलन दामजी नाम का एक आदमी याद आता है जो कि एनडीएस में ही काम करता था। तो वो उसकी प्रोफाइल एक्सेस करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। विद्या अर्नब के स्कूल जाती है पर वहां भी उसे यही जवाब मिलता है कि अर्नब नाम का कोई भी बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता था। राणा बताता है कि हमने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जानकारी निकाली तो पता चला कि जो डेट आपने बताई उस डेट को ना तो कोई अर्नब लंदन से आया और ना ही गया। विद्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि जहां जहां वो जा रही है सब यही जवाब क्यों दे रहे हैं, जैसे अर्नब कभी यहाँ आया ही ना हो। एग्नेस मिलकर बताती है कि आपके पति की शक्ल हमारे एक्स एम्प्लॉय मिलन दाम जी से एकदम मिलती जुलती है। वो काफी मजाकिया टाइप का आदमी था, लेकिन एक दिन अचानक से वो छोड़ के चला गया। जिस दिन वो गया काफी लोग आए थे उसे ढूंढने, पर 2 साल हो गए, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मैंने उसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश की पर एक्सेस ही नहीं मिला। शायद पुराने ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स रखे हैं उसमें उसकी जानकारी मिल सकती है। अब हम बॉब विश्वास नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और काम ना करने की वजह से हर वक्त अपने बॉस से डांट खाता रहता है। बॉब एग्नेस के घर जाता है उससे मिलने, और जब वो उससे मिलती है तो बड़े प्यार से साइलेंसर लगी बंदूक निकालकर उसे मार देता है। बॉब दुनिया वालों के लिए इंश्योरेंस एजेंट था, लेकिन असल में वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। एग्नेस को मारने के लिए उसे किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया ये आपको आगे ही पता चलेगा।
अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले एक आदमी मिस्टर खान को देखते हैं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कमांडर इन चीफ भास्करन से कहता है कि एनडीएस के अचार को किसी ने गोली मार दी तो मुझे कलकत्ता जाना होगा, क्योंकि मरने से पहले वो मिलन दामजी की प्रोफाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। खान कलकत्ता पहुंचकर सीधा विद्या से मिलता है, क्योंकि आखिरी बार वही उससे मिली थी। विद्या अपनी पूरी बात बताती है तो खान कहता है कि मिलन नाम का कोई भी आदमी था ही नहीं कभी, आप वापस लंदन लौट जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। खान ने सोचा कि हड़क की बात करेगा तो वो डर जाएगी, पर उसका पति खोया था तो वो उसकी आंख में आंख डालते हुए कहती है कि वो जाएगी तो अपने पति को साथ लेकर जाएगी। भास्करन कैप्टन प्रताप से बात करके कहते हैं कि मिलन दामजी के बारे में कुछ बात करनी है, तो कैप्टन ऑफिस आने से सीधा मना कर देते हैं। राणा विद्या की मदद करने के लिए इधर उधर तहकीकात करने में लगा हुआ था, तो खान उसे खूब भड़काता है कि जब केस हमारे हाथ में है तो तुम्हें होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। विद्या को याद आता है कि एग्नेस ने कहा था कि पुराने ऑफिस में एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स रखे हैं, तो हो सकता है कि मिलन दामजी का रिकॉर्ड भी वहीं मिल जाए। उधर बॉब को भी एक आदमी का फोन आता है जो कि बताता है कि तुम्हें एनडीसी के पुराने ऑफिस जाके मिलन दामजी की फाइल चुरा कर लानी है। पुराने ऑफिस में चोरी छुपके घुसकर विद्या को मिलन दामजी की फाइल मिल जाती है, और चौंकाने वाली बात ये थी कि मिलन दामजी सच में हूबहू अर्नब की तरह ही दिखता था। तभी वहां पर बॉब आ जाता है, तो वो लोग कैसे भी करके उससे बच के निकल जाते हैं। अब विद्या फाइल लेके सीधा खान के पास जाकर कहती है कि अब बताओ मिलन कौन है। खान कहता है कि ये आपके पति नहीं है ना, तो क्यों बेकार में परेशान हो रही हैं। विद्या कहती है कि मिलन अर्नब नहीं है, लेकिन अर्नब की तरह दिखता है, और इस वजह से अगर मेरे पति के साथ कुछ हुआ है तो ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मिलन दामजी कौन है। खान बताता है कि 2 साल पहले कोलकाता मेट्रो में जो अटैक हुआ था उसके पीछे मिलन दामजी का हाथ था। यहाँ पता चलता है कि शुरुआत में जो आदमी चूहों के ऊपर जहरीली गैस का एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो विद्या का पति था अर्नब, या कह लें मिलन दामजी, जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता है कि अर्नब ही मिलन है या मिलन ही अर्नब है। मुझे जब उसे पकड़ने का काम मिला तब तक वो पूरी तरह से गायब हो चुका था, कहीं भी उसका नाम नहीं, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, तो एक प्रकार से दुनिया के लिए मिलन दामजी है ही नहीं। मिलन एक सरकारी एजेंट था जो कि दुश्मन की तरफ हो गया। इस बात को जनता से छुपाते आ रहे हैं हम। हमारे सिस्टम में कोई है जो मिलन की मदद कर रहा है। मिलन को बचाकर रखने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं, इसलिए आपकी ये स्टंटबाजी आप पर भारी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि विद्या मेट्रो का इंतजार करते हुए सोच में डूबी होती है कि आखिर ये खेल है क्या, कि तभी बॉब पीछे से उसे मेट्रो के सामने धक्का दे देता है, तो विद्या की जान हलक पर आ जाती है, पर फिर उसे बचा कर कहता है कि ये शहर बहुत खतरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, भाग जाइए। भास्करन कैप्टन से मिलकर विनती करता है कि ऑफिस वापस आ जाओ, तो कैप्टन साफ मना कर देते हैं। भास्करन कहता है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका मतलब हम पूरा ब्यूरो बंद कर दें। कैप्टन कहते हैं कि 3 आम लोगों को चुन के उन्हें ट्रेन करके उनको ब्यूरो का बेस्ट एजेंट बनाना, ये काम तुमने मुझे दिया था, और क्या किया मैंने एक राक्षस बना डाला। 2 लोग तो अच्छे मिल गए, लेकिन मिलन दामजी जैसा जानवर भी ट्रेंड हो गया और बिक गया उनके हाथों, जिनसे उसे हमें बचाना था। उसको भगाने में जिसने उसकी मदद की वो अब भी ब्यूरो में काम करता है। जिस दिन वो पकड़ में आ गया उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। 3 चीजें हो सकती थीं। पहली ये कि अर्नब विद्या को छोड़कर भाग गया, दूसरी ये कि अर्नब और मिलन दोनों एक ही आदमी हैं, तीसरी ये कि अर्नब की शक्ल मिलन से मिलती जुलती है, इसलिए अर्नब मुसीबत में है। मिलन दामजी की फाइल में उसके घर का पता था, तो विद्या वहीं पहुंच जाती है, लेकिन घर पूरा खाली था, वहां कुछ नहीं मिलता। घर के बाहर चाय की दुकान से पता चलता है कि मिलन के यहाँ कोई आदमी आता था ब्रीफ केस लेके, तो अब विद्या उसी आदमी को ढूंढना शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि मिलन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, तो ऐसे लोग अपना ब्लड स्टोर करके रखवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सकें। ब्लड बैंक से जानकारी मिलती है कि आखिरी बार इस ब्लड की जरूरत 2008 में पड़ी थी, पर उन्हें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि ब्लड किसको चढ़ाया गया। एक पुलिस इन्फॉर्मर से पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में वो लोग खड़े हैं वहां 2008 में 2 आदमियों की मीटिंग हुई थी। उन दोनों ने गोली मारकर एक दूसरे को मार डाला,
पर बात यहाँ ये है कि वहाँ तीसरा आदमी भी था और इसी तीसरे आदमी के लिए खून मंगाया गया था। इससे आगे की खबर तुम्हें डॉक्टर गोंगली दे पाएंगे। उस रात हॉस्पिटल में उन्हीं की ड्यूटी थी। डॉक्टर गोंगली कहते हैं कि एक दिन समय दीजिए, मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले की बात है तो अच्छे से याद नहीं। अब हम देखते हैं कि काम खत्म करके डॉक्टर अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वहां बॉब आकर मुस्कुराते हुए पहले उन्हें नमस्कार कहता है और फिर गोली चला के उन्हें मार डालता है। विद्या को जानकारी मिलती है कि जो 2 लोग मारे गए थे उसमें से एक मेट्रो अटैक केस में पुलिस इन्फॉर्मर था और एक था सरकारी एजेंट। विद्या के साथ उसके पति को ढूंढते ढूंढते अब राणा को उसके लिए कुछ कुछ फील होने लगा था, पर कह कुछ नहीं सकता था क्योंकि वो शादीशुदा थी और पेट में एक बच्चा भी था। अब एक दिन राणा देखता है कि विद्या खुद घर की सफाई कर रही है तो वो किसी को बुलाने लगता है, तो विद्या कहती है कि रहने दो, घर पे मैं खुद सफाई करती हूँ, धूल मिट्टी जरा भी बर्दाश्त नहीं मुझे। राणा बताता है कि मुझे तीसरे आदमी के बारे में कहीं कुछ नहीं पता चला। विद्या को लगता है कि इन्फॉर्मर एजेंट को शायद कुछ जानकारी देना चाहता था जिसके बारे में मिलन को पता चल गया तो उसने उन दोनों को मार डाला। उसी मुठभेड़ में मिलन को भी गोली लग गई तो उसे अस्पताल जाना पड़ा। पर सवाल ये है कि मिलन को कैसे पता चला कि एजेंट को इन्फॉर्मर से कोई टिप मिलने वाली है। विद्या को वो आदमी मिल जाता है जो ब्रीफ केस लेके मिलन से मिलने जाता था। वो आदमी था एनडीसी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्रीधर। यहाँ देखने मिलता है कि उसके पास विद्या की फोटो है और वो फोटो बॉब को दे देता है विद्या को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर। इसका मतलब बॉब श्रीधर के कहने पर सबका खून कर रहा था। बॉब विद्या को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ राणा आ जाता है तो वो भाग खड़ा होता है। राणा उसका पीछा करता है लेकिन एक गाड़ी बॉब को कुचलकर चली जाती है। बॉब के फोन से पता चलता है कि लोगों को मारने के लिए उसे जितनी भी फोटोज भेजी गईं वो एक वेबसाइट से भेजी गईं। तो विद्या अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकाल लेती है जिससे फोटो अपलोड हुई। उसे शक था कि हो ना हो ये श्रीधर का ही काम है। राणा को समझ आ गया था कि विद्या की जान को खतरा है तो वो यही कहता है कि अब थोड़ा रुक जाना चाहिए, लेकिन विद्या पीछे हटने को अब तैयार नहीं थी। वो दोनों चुपके से श्रीधर के ऑफिस जाते हैं और विद्या फिर से अपनी हैकिंग कला का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेती है कि जो आईपी एड्रेस उन्हें मिला था वो इसी कंप्यूटर का है। विद्या जल्दी से उसके कंप्यूटर की सारी फाइल्स ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। उधर श्रीधर के मोबाइल पर अलर्ट आ जाता है कि उसका सिस्टम ऑन है तो वो भागते हुए पहुंचता है, लेकिन तब तक वो दोनों निकल गए थे। श्रीधर उन्हें ढूंढकर उनका पीछा करके उन्हें पकड़ते हुए राणा को खूब पीटता है। श्रीधर की बंदूक गिर गई थी तो विद्या उसे उठाकर श्रीधर पर तान देती है। राणा ने पहले ही खान को फोन करके बुला लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचता सेल्फ डिफेंस में विद्या से गोली चल जाती है और श्रीधर मारा जाता है। खान उन पर खूब चिल्लाता है कि हमें ये जिंदा चाहिए था, अब हम मिलन को कैसे ढूंढेंगे। अब यहाँ पर एक खुलासा होता है कि राणा खान के लिए काम करता है। खान कहता है कि पिछले 2 साल से हम मिलन को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिला नहीं। फिर आप आई तो लगा कि आप ही हैं जो उसे ढूंढ सकती हैं, लेकिन आपने सारा प्लान खराब कर दिया। राणा कहता है कि एजेंसी में कोई है जो मिलन की मदद कर रहा है, इसीलिए खान सर खुद से दोबारा इस केस को खोल नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने मेरी मदद मांगी ताकि आपके जरिए हम मिलन को आसानी से ढूंढ सकें। विद्या पूछती है कि मैं क्यों, तो खान कहता है कि वो इसलिए कि एक गर्भवती महिला से किसी को डर नहीं लगता, खासकर जिसका पति भाग गया हो। कोई उस पर शक नहीं करता। यानी कि खान विद्या का बस इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मिलन को पकड़ सके। खान कहता है कि आप श्रीधर का कंप्यूटर फिर से हैक करिए, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। विद्या को तो धोखा मिला और उसका पति कहाँ है उसे कोई खबर नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उम्मीद थी कि शायद ऐसा करके कुछ पता चल जाए तो वो राजी हो जाती है उनकी मदद करने के लिए। विद्या को एक कोड टाइप का कुछ मिलता है जिसे डिकोड करने पर एक नंबर सामने आता है जो कि था भास्करण का। खान विद्या से कहता है कि आप भास्करण को फोन करके उससे झूठ बोलिए कि श्रीधर के कंप्यूटर से तुम्हारे खिलाफ कुछ फाइल्स मिली हैं। भास्करण ही एक आखिरी रास्ता है
अर्नब और मिलन तक पहुंचने के लिए। विद्या भास्करण को यही सब कहकर कहती है कि मैं पेपर्स दे दूंगी और उसके बदले आप मेरे पति कहाँ हैं वो बता दीजिए, पर भास्करण कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद मिलन दाम जी का खुद फोन आता है जो कि कहता है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना है तो मेरे अगले फोन का इंतजार करो। यानी कि निशाना बिल्कुल सही लगा। भास्करण खुद से तो कुछ कह नहीं सकता था, नहीं तो फंस जाता, इसलिए मिलन से फोन करवाया। वो पुलिस इन्फॉर्मर बताता है कि मिलन कोलकाता वापस आ चुका है, जिसका मतलब था कि मिलन ही विद्या से मिलेगा और जब मिलेगा तो पकड़ा जाएगा। इन्फॉर्मर कहता है कि तुम उस बेचारी की बलि चढ़ाने वाले हो। मिलन उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता जो उसे देख ले तो वो विद्या को भी मार डालेगा। राणा यही बात खान से कहता है तो उसे तो पहले से ही पता था कि मिलन कैसा आदमी है। वो कहता है कि मेरा काम है देश की रक्षा करना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े सब सही है। अगर मिलन को पकड़ने के लिए विद्या को कुर्बान करना पड़े तो वो भी सही है। राणा पूछता है कि फिर हम में और मिलन में फर्क क्या हुआ। खान कहता है कि कोई फर्क नहीं, हम कानून के लिए करते हैं और वो कानून के खिलाफ, इसीलिए हम सही हैं और वो गलत। प्यार में पड़कर अगर विद्या को मेरे बारे में बताओगे जाके तो इससे सिर्फ तुम एक जान बचा पाओगे, बाद में मिलन हजारों को मारेगा तो उसका क्या, इसलिए तुम यहीं बैठो। विद्या के पास फोन आ जाता है कि कहाँ आना है तो वो खान को भी बता देती है। राणा भी छुप छुपा के उधर ही निकल लेता है। आज दुर्गा पूजा का दिन था तो हर जगह भीड़ थी और महिलाएं लाल सफेद साड़ी पहने हुई थीं, जो कि किसी शुभ अवसर पर पहनी जाती है। विद्या भी वैसे ही साड़ी पहनकर मिलन से मिलने जाती है। खान और राणा विद्या को ढूंढ रहे होते हैं पर इस भीड़ में वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। विद्या एक सुनसान गली में जाती है जहाँ उसे मिलता है मिलन दाम जी। वो पेपर्स मांगता है तो विद्या उससे अपने पति के बारे में पूछती है तो मिलन कहता है कि आप मुझे पेपर्स दे दीजिए, आपका पति आपको मिल जाएगा। विद्या के पास कोई पेपर्स नहीं थे तो मिलन समझ जाता है कि ये कोई जाल है तो वो जाने लगता है। विद्या उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो बेरहम मिलन उसके पेट पर लात मार देता है। मिलन बस यहीं नहीं रुकता बल्कि उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है। विद्या को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन तभी वो अपने पेट से नकली पेट बाहर निकाल फेंकती है और अपने नुकीले हेयर क्लिप से उसके पैर और गले पर हमला कर देती है। मिलन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन विद्या एकदम प्रोफेशनल्स की तरह उस पर गोलियां चलाते हुए उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देती है। वहां पर राणा और खान आ जाते हैं तो विद्या भाग लेती है और राणा के नाम एक लिफाफा छोड़ जाती है जिसमें लिखा था शुक्रिया। खान विद्या को ढूंढने की कोशिश करता है पर विद्या महिलाओं की भीड़ में घुस जाती है जो कि सबने सेम वही साड़ी पहनी थी जैसी उसने पहनी थी। खान को समझ ही नहीं आता कि आखिर विद्या थी कौन। राणा मुस्कुराते हुए कहता है कि विद्या एक कहानी थी सर। राणा सबसे पहले होटल गया था उसे ढूंढने तो उसकी नजर बच्चे की स्कूल ड्रेस पे पड़ी। विद्या ने जो स्कूल बताया था जहां अर्नब पढ़ता था वो उसी स्कूल की ड्रेस थी। बच्चा बताता है कि दीदी उसकी दोस्त बन गई थी तो वो अपने स्कूल के किस्से उन्हें बताया करता था। मतलब विद्या ने बस कहानी बनाई थी कि अर्नब के चाचा रहते हैं और अर्नब उस स्कूल में पढ़ता था। ना तो उसके चाचा मिले थे और ना ही स्कूल में अर्नब का नाम, तो सब बस कहानी थी। खान कहता है कि जल्दी से उसके होटल रूम में जाकर उसके फिंगरप्रिंट लो तो राणा कहता है कि कोई फायदा नहीं। विद्या इसलिए सफाई नहीं करती थी कि उसे साफ सफाई पसंद है बल्कि इसलिए करती थी ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स न रह जाएं। खान पूछता है तो फिर उसके पति का क्या। राणा कहता है कि जैसे आपने उन्हें कहानी सुनाई थी कि मिलन नाम का कोई नहीं है वैसे ही उन्होंने भी अपनी एक कहानी सुनाई विद्या और अर्नब की। मिलन दाम जी तो था लेकिन ना तो कोई अर्नब है और ना ही कोई विद्या। हम सोचते रहे कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आज तक वो हमारा इस्तेमाल करती आ रही थी मिलन तक पहुंचने के लिए। ऐसा लगता है कि मिलन को मारने के लिए किसी ने विद्या को हायर किया था और उस तक पहुंचने के लिए उसने हमारा इस्तेमाल किया। वो खुद चाहती थी कि मिलन तक पहुंचने के लिए हम उसे बलि का बकरा बनाएं। इससे पहले कि हम श्रीधर को हिरासत में लेते विद्या ने उसे मार दिया। आपने खुद मिलन और भास्करण को उसकी झोली में डाल दिया। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि एक गर्भवती महिला पर कोई शक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए पेट से होने का नाटक किया। उस लिफाफे में एक पेनड्राइव मिलती है जिसमें कि भास्करण के खिलाफ सारे सबूत थे। सब पता चल गया लेकिन ये पता चलना अब भी बाकी था कि आखिर उसे भेजा किसने था। अब हमें एक आर्मी ऑफिसर की फोटो दिखाई जाती है जो कि वही आदमी था जो कि मेट्रो में बैग ढूंढ रहा था और जहरीली गैस की वजह से मारा गया। वो आदमी था इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट अरूप बासु, विद्या का
पति। जिन 3 लोगों को कैप्टन ने ट्रेंड किया था वो उसमें से एक था। वो था असली पति जिससे उसकी शादी हुई थी और उसके साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेट्रो अटैक में जब उसकी बेमतलब में मौत हो गई तो विद्या को बहुत दुख हुआ। बेहोशी के कारण वो गिर गई, जिसके चलते उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मारा गया। विद्या ने ही अरूप को जबरदस्ती कोलकाता जाने को कहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी देखभाल करने के चक्कर में वो काम छोड़कर बैठ जाए, पर वो मारा गया तो विद्या को गिल्टी फील हुआ कि उसकी वजह से उसका पति मर गया। कैप्टन सब जानते थे कि ये किसकी वजह से हुआ। विद्या और कैप्टन ने मिलकर प्लान बनाया मिलन दाम जी को ढूंढ के उसे मारकर अरूप की मौत का बदला लेने का। अरूप की जगह मिलन की फोटो लगाकर उसे अपना पति बताया और फिर प्लान को अंजाम दिया, जो कि आप देख ही चुके हैं। कैप्टन कहते हैं कि अरूप को आज तुम पर गर्व हो रहा होगा क्योंकि आज तुमने वो करके दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। विद्या ने भले ही अपना बदला ले लिया, पर उसे अब भी गम था अपने पति और अपने बच्चे को खोने का। ये गम शायद कभी जाएगा भी नहीं, पर जीना तो था ही और आगे भी बढ़ना था खुद को मजबूत रखते हुए। विद्या ने भास्करण के खिलाफ जो सबूत दिए थे उसके चलते भास्करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भास्करण, मिलन दाम जी, श्रीधर तीनों का ही खात्मा हो गया। मेट्रो दुर्घटना में जो लोग मारे गए थे अब जाकर उनके परिवारों को इंसाफ मिला। कभी कभी देवताओं से भी गलती हो जाती है। देवताओं ने ही असुर को बनाया, उनको शक्ति दी, पर जब वो शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगे तो देवताओं ने माँ दुर्गा को बनाया राक्षसों को खत्म करने के लिए। कहते हैं सब माँओं की ताकत को मिलाकर दुर्गा माँ को बनाया गया। हर साल माँ आती हैं, सब बुराई मिटाती हैं और वापस चली जाती हैं, ताकि हम सब बिना किसी डर के खुशी और शांति से जी सकें। यही संदेश देते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी कहानी जहां देखने मिला कि कैसे एक औरत ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने पति को इंसाफ दिलाया, बदला लिया उसकी मौत का और उन सभी गुनहगारों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। यहां दिखाया गया कि जब औरत चाह ले तो वो दुर्गा बनकर कैसे राक्षसों का अंत करती है। सबको लगा होगा कि ये कहानी अपने पति को ढूंढने के बारे में है, लेकिन अंत में जो खुलासा हुआ उससे आप हैरान तो हुए ही होंगे। शुरू में एक बार को मुझे भी लगा कि शायद कहीं विद्या ही तो विलन नहीं, पर फिल्म देखते वक्त मुझे भी यकीन हो गया था कि विद्या जो बोल रही है सच ही है। शक मेरा थोड़ा बहुत सही था, लेकिन वो विलन नहीं हीरो थी। फिल्म की स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले सब एकदम दमदार था। ये फिल्म पूरी तरह से अपनी कहानी पर डिपेंड थी, तो यहाँ सबसे ज्यादा तारीफ राइटर की ही होनी चाहिए, जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म में मुझे 2 गलतियाँ मिली। विद्या कहती है कि एग्नेस की फाइल में मिलन के घर का एड्रेस है। मैंने एग्नेस की फाइल में मिलन दाम जी के घर का पता था। मेरे ख्याल से डायलॉग ये होना चाहिए था कि मिलन की फाइल में है, क्योंकि फाइल तो मिलन की ही थी ना। पुलिस इन्फॉर्मर और सरकारी एजेंट 2008 में मरे थे, लेकिन डेट ऑफ डेथ में 2010 लिखा था, तो यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई। एक्टिंग के मामले में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि विद्या मैम कितनी अच्छी अदाकारा हैं, किस तरह से हर किरदार को निभाती नहीं बल्कि जीती हैं। एक गर्भवती महिला की एक्टिंग इतने अच्छे से करी कि जब तक उन्होंने नहीं चाहा तब तक हमें पता ही नहीं चलने दिया कि वो एक्टिंग कर रही थी। उन्होंने हमें भी चकमा दे दिया। खान यानी कि नवाजुद्दीन सर ने भी बढ़िया काम किया है। उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि हाँ वो एक ऑफिसर हैं, वो भी एकदम अड़ियल, गुस्सैल और अपने काम को अंजाम देने वाले, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो। इस फिल्म में जो बॉब विश्वास नाम का कैरेक्टर है वो शाश्वत चटर्जी ने निभाया है। ये कैरेक्टर बहुत छोटा सा था, लेकिन इन्होंने एक्टिंग इतनी तगड़ी करी कि वो किरदार सभी को पसंद आया। इतना पसंद आया कि बॉब विश्वास नाम की फिल्म बन गई। फिल्म में शाश्वत चटर्जी ने काम नहीं किया, बल्कि अभिषेक बच्चन ने किया है। अभिषेक बच्चन ठीक हैं, लेकिन अगर शाश्वत सर होते तो मजा ही आ जाता। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर मन करे तो देख लीजिएगा। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया ही रहा। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है, लेकिन शायद उसमें कहानी अलग है। तो अगर आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है। जाने से पहले आप बताइए कि आपको इस फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए थोड़ा सपोर्ट दें ताकि मुझे भी खुशी मिले काम करते रहने की। बाकी मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।